नमस्कार दोस्तों। सेबी ने एक प्रस्ताव रखा है जिसमें म्यूचुअल फंड के टोटल एक्सपेंस रेशियो को कम करने की बात कही गई है, ब्रोकरेज चार्जेस कम करने की बात कही गई है और परफॉर्मेंस बेस्ड फंड फीस लेने की बात कही गई है। ऐसा एक कंसल्टेशन पेपर सेबी ने जारी किया है और जिस पे आम व्यक्ति की, आम निवेशकों की या एक्सपर्ट्स की राय मांगी है उसमें कि आप इसमें राय दे सकते हैं, उसके बाद फिर इस पे विचार करके इसको नियम में तब्दील किया जाएगा। ये कंसल्टेशन पेपर काफी विस्तार से बनाया गया है, इसमें एमफी के जरिए एक सर्वे भी किया गया था और बहुत सारी चीजों का समावेश किया गया था। इसकी वजह से एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को थोड़ा नुकसान हो सकता है कि उनका प्रॉफिट कम हो सकता है, क्योंकि इसके कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो इन्वेस्टर्स के ज्यादा फायदे में जाते हैं, जो म्यूचुअल फंड में अपने पैसे लगाते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनके फेवरेबल में है, और एएमसीज के ऊपर उनकी जो उनका प्रॉफिट बन रहा था उस पर दबाव आ सकता है। इसीलिए इस पर काफी चर्चा भी हो रही है और एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई जेफरीज का, जिनका मानना है कि कई इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के लिए ये झटका हो सकता है, क्योंकि वहां 33% तक प्रॉफिट जा सकता है। विस्तार से इस पर चर्चा की जाएगी, बातचीत करेंगे और इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रस्ताव है क्या और इसका क्या होने वाला है। तो स्क्रीन पे हम आपके सामने जो ये पेपर रख रहे हैं, ये पेपर सेबी का ही दस्तावेज है। मैंने सोचा क्यों हम इतना ग्राफिक बनाए, अलग से बनाए, जब हमारे पास ये सुविधा है कि हम सीधे उस पेपर को दिखा सकते हैं, तो उस पेपर को हम आपके सामने लेके आए हैं। अब इसमें आप यहां से देखना शुरू करिए, जहां पे लिखा हुआ है 3.1.2, जहां पे मैंने अपना कर्सर रखा है उसके ऊपर बहुत सारी बातें, प्रियम्बल और सब चीज रखा गया है। और मोटी मोटी बात यह कही गई है कि 75 लाख करोड़ रुपए का एसेट अंडर मैनेजमेंट है और 25 करोड़ अकाउंट या फोलियोज हो चुके हैं। तो अब एक नए तरीके से इसको देखने की जरूरत है। पहला जो बड़ा, कई सारे चेंजेस हैं जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो पहला बड़ा चेंजेस जहां पे लिखा हुआ है सीरियल नंबर 1, ये वाला 3.11 के 2 के बाद जो लिखा है, इसमें ये कहा गया है कि 2012 में ऐसा प्रस्ताव रखा गया था कि 20 बेसिस पॉइंट जो है चार्जेस ले सकती हैं एग्जिट प्लॉट पे, लेकिन उसको फिर बाद में घटा के 2018 के आसपास 5 बेसिस पॉइंट कर दिया गया था, यानी एग्जिट लोड 5 बेसिस पॉइंट का रखा गया था। अब सेबी का कंसल्टेशन पेपर ये कहता है कि इसको अब पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए, यानी ये 5 बेसिस पॉइंट चला जाएगा यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने देखिए सबसे ऊपर लिखा म्यूचुअल फंड स्कीम वाज ट्रांजिटरी इन नेचर। जब वहां यानी जो 5 बेसिस पॉइंट इसको किया गया था 20 से घटा के, तभी ये कहा गया था ट्रांजिटरी है, यानी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब उसको कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा, तो इसकी वजह से थोड़ा इम्पैक्ट कॉस्ट आ सकती है। तो उसको मैनेज करने के लिए, उसको मेकअप करने के लिए ये प्रस्ताव दिया है कि एमसीज अपने फर्स्ट 2 स्लैब्स ऑफ द एक्सपेंस रेशियो में, जो ओपन एंडेड स्कीम की होगी उसमें 5% का लगा सकते हैं। तो एक तरीके से ये थोड़ा बैलेंसिंग एक्ट है, कोई दिक्कत नहीं इसमें है। लेकिन इसके बाद अब आप जाइए पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 कहता है, जो उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि जो स्टैट्यूटरी चार्जेस हैं, जैसे एसटीटी, जीएसटी, सीटीटी, स्टैम्प ड्यूटी, इनको एक्सपेंस रेशियो की जो ब्रैकेट है उससे अलग किया जाए। दोनों अलग अलग दिखाइए कि ये एक्सपेंस रेशियो है और ये चार्जेस है, तो दोनों में ट्रांसपेरेंसी ज्यादा बेहतर तरीके से रहेगी। तो इससे क्या फायदा होगा, क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि अगर मान लीजिए कभी किसी स्टैट्यूटरी चार्जेस में बढ़त होती है, घटा होता है, तो वो सीधे इन्वेस्टर को पास ऑन करना चाहिए, क्योंकि वो टैक्स के फॉर्म में है, सरकारी खाते में जा रहा है, तो उससे ना तो एमसी को लेना देना है और इन्वेस्टर को पे करना ही करना है। तो वो अलग अलग दोनों को आप दिखाइए। प्रेजेंटली जीएसटी ऑन मैनेजमेंट फीस इज परमिटेड ओवर एंड अबव द टीआर लिमिट, यानी अभी जो टीआर लिमिट है उसके ऊपर मैनेजमेंट फीस पर जीएसटी चार्ज होती है। अब वो सारे हेड को आप एक तरफ करिए और टोटल एक्सपेंस रेशियो एक तरफ करिए। मकसद इसका यह है कि ट्रांसपेरेंसी आएगी। कोई दिक्कत नहीं इसमें, चलिए भाई, बिल्कुल जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। अब तीसरा पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट क्या था, एग्जिट जो लोड है वो खत्म करिए। दूसरा क्या है कि ये जो स्टैचुरी खर्चे और अपने टोटल एक्सपेंस रेशियो को अलग करिए। तीसरा पॉइंट क्या आता है कि जो तमाम म्यूचुअल फंड है जो ब्रोकरेजेस चार्ज देते हैं, जब म्यूचुअल फंड कोई शेयर खरीदता है या ट्रेड करता है तो उसमें ब्रोकरेज लगती है, तो किसी ब्रोकिंग हाउस को वो
पेमेंट करता है, अपना है या दूसरे का है, इट डजंट मैटर, उनको वो पे करते हैं। अब इसमें क्या दिक्कत आ रही है देखिए, अभी सेबी का ये कहना है कि जो करंट व्यवस्था है उसमें जो कैश सेगमेंट में आप ट्रेड करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, उसके लिए ब्रोकरेज आप देते हैं 0.12%, और जो डेरिवेटिव्स में करते हैं उसके लिए आप पे करते हैं 1 पॉइंट कितना, बहुत थोड़ा सा, पॉइंट 1.8 बेसिस पॉइंट। अब ये कह रहे हैं कि इसको घटा के जो 12.12% आप ब्रोकरेज दे रहे हैं, इसको रिड्यूस करना है, 5 करना है इसको, और 5 बेसिस पॉइंट की बात मैं कर रहा हूं, और जो आप डेरिवेटिव्स में करते हैं उसमें 1 बेसिस पॉइंट। तो ये दो चीजें उन्होंने कहा है कि इसको आपको करना पड़ेगा। ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है, ये आप इस लाइन को पढ़िएगा यहां पे, 10 to protect interest of investors and to ensure that expenses are charged fairly once to the investor, the brokerage charge has been revised from 12 basis point to 2 basis point for cash segment and 5 basis point to 1 basis point for the derivative segment। यानी 12 से 2 और 5 से 1 बेसिस पॉइंट। क्यों किया ऐसा उन्होंने, ये प्रस्ताव क्यों रखा गया? तो ऊपर ही लिखा हुआ है कि सेबी को ऐसा लगता है कि जो रिसर्च का काम है ब्रोकरेज हाउस से करवाया जाता है, एएमसीज नहीं करती है, और ब्रोकरेज फीस के नाम पे रिसर्च की फीस भी पे कर रही है, जबकि एएमसी जो है आपसे मैनेजमेंट फीस या एडवाइजरी फीस इसी बात की लेती है कि वो रिसर्च करेगी और अच्छी आपको सलाह देगी। तो जब आपको ही ये काम नहीं करना, किसी दूसरे को करना है, तो उसको आप फीस दे रहे हैं, तो यानी डबल फीस ली जा रही है। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि दो तरीके से होता है, वन विच इज चार्ज एज ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड एडवाइजरी फीस, यानी एक आपसे ये चार्ज किया जा रहा है कि हम एडवाइजरी और मैनेजमेंट फीस ले रहे हैं, विच इज चार्ज बाय एएमसी प्राइमरली फॉर देयर एक्सपर्टाइज। वो किस बात की मैनेजमेंट फीस ले रहे हैं? एक्सपर्टाइज की, रिसर्च की, मैनेजमेंट ऑफ फंड की। और दूसरा आप ले रहे हैं ब्रोकरेज के नाम पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट, तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट 12 बेसिस पॉइंट नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसको घटा के 2 बेसिस पॉइंट, और जो डेरिवेटिव सेगमेंट में है उसको 1 बेसिस पॉइंट करना चाहिए। इसके अलावा जो एसटीटी जीएसटी लगती है वो एक्चुअल। तो तीसरा बड़ा बदलाव क्या, ये पॉइंट जो है रियल सेटबैक है एएमसीज के लिए। अब भाई एएमसी वाले खुद क्यों नहीं करते रिसर्च? आप खुद करिए, आप मैनेजमेंट फीस किस बात की ले रहे हैं? फंड मैनेज करने के लिए। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? मैनेजमेंट का मतलब यही हुआ ना कि आप सारा काम देखेंगे, एडवाइजरी आप मुझे दे रहे हैं, तो एडवाइजरी कैसे देंगे? बिना रिसर्च के कैसे देंगे? तो रिसर्च आप एक थर्ड पार्टीज करा रहे हैं और उसके लिए उसको पे कर रहे हैं और मुझसे वो पे करा रहे हैं, तो ये उनके लिए सेटबैक है। इसीलिए जेफरी कह रहा है कि जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं, जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशनल रिसर्च प्रोवाइडर्स हैं, उनके लिए एक गहरा सेटबैक होगा, और एएमसीज को ये अब काम करना पड़ेगा, बेसिकली थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी उनको। अब केवल ब्रोकरेज हाउस से ले नहीं सकते आप, उसको बाहर नहीं दे सकते हैं। तो ये बात दी गई। उसके बाद ये कहा गया, चौथा पॉइंट आइए, कि क्लियरली clarity has been provided on the total expense ratio, which shall clearly include expense ratio as per the limit specified plus brokerage exchange and regulatory charges। तो अब बिल्कुल सिंपल है कि आप अपना एक्सपेंस रेशियो ये रखिए, ब्रोकरेज चार्जेस ये हैं, स्टैट्यूटरी चार्जेस ये हैं, इसमें दिक्कत क्या है? पूरा क्लियर हो गया है। तो ये एकदम बढ़िया नियम बनाने की तैयारी हो रही है। इसमें बहुत सारे म्यूचुअल फंड वालों की कुछ दिक्कत हो रही होगी। फिर पांचवा पॉइंट देखिए, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नया आइडिया लेके आए हैं ये, डिफरेंशियल एक्सपेंस रेशियो। डिफरेंशियल एक्सपेंस रेशियो क्या है? पहले इंग्लिश में पढ़ देता हूं, फिर आपको हिंदी से देता हूं, बहुत मजेदार है ये। A provision enabling expense ratio to be charged based on the performance of a scheme has been introduced and same shall be voluntary for AMCs। यानी जो एक्सपेंस रेशियो या चार्ज आप हमसे लेते हैं वो परफॉर्मेंस के आधार पे होगा, हालांकि ये वॉलेंट्री है, मतलब ये मैंडेटरी नहीं होगा। तो एएमसी के पास ये चॉइस होगी कि वो इसको अपनाए या ना अपनाए, अगर ये नियम बन गया तो अपनाओ या ना अपनाओ। लेकिन ये मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया प्रोविजन है। मेरी मेरी जो कंसल्टेशन पे समझ लीजिए, मेरी राय है ये सेबी को कि ये जरूर होना चाहिए, जैसा परफॉर्मेंस वैसी फीस।
अगर आप बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप ज्यादा फीस लीजिए, किसी इन्वेस्टर को दिक्कत नहीं होती। आप अंडर परफॉर्म कर रहे हैं तो आप कम फीस लीजिए, नेगेटिव रहे तो मत लीजिए। बहुत सारे फंड अंडर परफॉर्म करते हैं बेंचमार्क को, बहुत सारे में कई बार नेगेटिव रिटर्न भी होता है, तो किस बात की आप मैनेजमेंट फीस ले रहे हैं, किस बात की एडवाइजरी फीस ले रहे हैं। तो ये रूल तो मुझे लगता है बहुत अच्छा है, हालांकि ऑप्शनल अभी रखा गया है, लेकिन इसको रखना चाहिए फाइनल ड्राफ्ट में, या फाइनल जब नियम कानून बने तो इसको जरूर रखना चाहिए। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बढ़िया नियम है। फिर एक और इंपॉर्टेंट नियम जो आपको समझना चाहिए वो नंबर 6 पे है। नंबर 6 का नियम क्या कहता है कि in line with the existing practices, it has been clarified in the proposed draft regulation that all the expenditures, ध्यान से सुनिएगा, all the expenditures pertaining to launch of new fund offer till the date of allotment of mutual funds unit to the investor shall be borne by AMC और ट्रस्टी और स्पॉन्सर। मतलब ये हुआ कि जब भी कोई एनएफओ आएगा तो एनएफओ आने से लेके, लाने से लेके यूनिट अलॉट होने तक का सारा खर्चा एसेट मैनेजमेंट कंपनी, स्पॉन्सर या ट्रस्टी उठाएगा, उसका बोझ इन्वेस्टर पे नहीं डाला जाएगा। ये पूरा खर्चा उसको वहन करना पड़ेगा। तो जो बहुत धड़ाधड़ न्यू फंड ऑफर आ रहे हैं ना, सोच के लाए हैं कि ये सब खर्चा आप ही को उठाना है, वो नहीं देगा यूनिट अलॉट होने तक। तो यहां तक के बहुत सारे नियम जो नीचे लिखे हुए उसमें वो पारदर्शिता, रेगुलेशन इन सब के लिए, बट ये 4-5 नियम बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपसे डिस्कस करना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड की ब्रोकरेज पे जो डिपेंडेंसी बहुत बढ़ गई थी, रिसर्च उधर करवा रहे थे। देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि बड़ी बड़ी जो आप कॉन्फ्रेंसेस सुनते थे ना, वो भी सब वही होती थी। ब्रोकर कॉन्फ्रेंस कराता था और उसमें म्यूचुअल फंड वाले जाके शिरकत करते थे, कंपनियों से मीटिंग करते थे, खर्चा आप देते थे अलग से। एक तो उनको दे रहे हैं, उनको मैनेजमेंट फीस, एडवाइजरी फीस दे रहे हैं, तो इसी बात की दे रहे हैं ना। दूसरा एक बिग क्वेश्चन है जो इस कंसल्टेशन पेपर के संदर्भ में हमें समझना चाहिए कि जब 75 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हो चुकी है, 25 करोड़ हमारे फोलियोज हो चुके हैं, अकाउंट हो चुके हैं, और इतनी मैसिव इंडस्ट्री है, इतनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, तो कॉस्ट नीचे क्यों नहीं आनी चाहिए। जब भी कोई चीज मास प्रोडक्शन या लार्ज स्केल पे जाती है तो उसकी कॉस्ट हमेशा रिड्यूस होती है। चीन में कॉस्ट क्यों कम है, क्योंकि मास स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा है। तो जब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इतनी बड़ी, 75 लाख करोड़ बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है, तो कॉस्ट इतनी ज्यादा क्यों होनी चाहिए। इसलिए वो कॉस्ट कम होनी चाहिए। आप डिस्ट्रीब्यूटर को, म्यूचुअल फंड एडवाइजर को जो भी देते हैं वो कम होना चाहिए, क्योंकि बल्क है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है, और उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इन्वेस्टर का लॉस होता है। देखिए अब ये बहस धीरे धीरे वहां जाएगी कि डायरेक्ट फंड या फंड किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू फंड। तो अगर आप किसी एजेंट के थ्रू ले रहे हैं और जो डायरेक्ट ले रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में ह्यूज डिफरेंस आता है, ह्यूज। आप खुद 50 वीडियो पढ़े होंगे अलग अलग यूट्यूबर्स के, आप देख लीजिए या किसी से पूछ लीजिएगा कि अगर आप कमीशन के थ्रू जा रहे हैं, रेगुलर प्लान में जा रहे हैं, तो आपका रिटर्न कितना बन रहा है 15 साल में, और डायरेक्ट में जा रहे हैं तो अच्छा खासा अंतर होता है। तो स्लोली स्लोली आप कॉस्ट रिडक्शन में जाएंगे, क्योंकि आप इन्वेस्टर को जो सर्विस दे रहे हैं उसकी कॉस्ट ज्यादा है, उसको नीचे लाना ही चाहिए। तो शायद यही मकसद होगा सेबी का कि जब इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो गई तो कॉस्ट रेशनलाइजेशन होना चाहिए, कॉस्ट नीचे आनी चाहिए। डबल कॉस्टिंग तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि आप रिसर्च के लिए ब्रोकर को भी पैसा दे रहे हैं और आप भी हमसे ले रहे हैं पैसा कि मैं मैनेजमेंट करता हूँ, फंड मैनेज करता हूँ, एडवाइजरी मेरी। तो एडवाइजरी आप कैसे करते हैं, बिना रिसर्च के आप कैसे करते हैं। तो आप अपनी रिसर्च दूसरे से कराते हैं और उसको पैसा देते हैं, ये बंद होना चाहिए। प्लस ब्रोकिंग, मतलब 12 बेसिस पॉइंट, आप सोचिए ना कितना ज्यादा ले रहे थे, दो, इसीलिए उन्होंने प्रस्ताव रखा है। तो मुझे लगता है कि ये एक फेयर कदम है, इंडस्ट्री को ठीक करने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए फ्यूचरिस्टिक कदम है, इन्वेस्टर के हित का कदम है, और ये इंडस्ट्री के भी हित का कदम है, एमसीज के भी हित का कदम है, क्योंकि जिस तरह से हमारी इंडस्ट्री बड़ी हो रही है तो उसका फायदा सबको होना चाहिए। फंड मैनेजरों को थोड़ा काम करना चाहिए, है ना, खाली मतलब इधर उधर घूम के खाली प्रचार नहीं, थोड़ा सा रियल रिसर्च भी करें ना आप बैठ के, तो उसका फायदा इन्वेस्टर को ज्यादा मिलेगा। और वो एक प्रपोजल जो मुझे बहुत अच्छा लगा है कि परफॉर्मेंस बेस्ड फीस का एक तरीका होना चाहिए, वो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि उससे रियल काम होगा। अभी तो क्या है कि सब धान 22 पसेरी चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये काफी अच्छे प्रपोजल्स हैं।
सेबी का यह प्रस्ताव पब्लिक डॉक्यूमेंट है। आप चाहें तो इसमें अपनी सलाह मशविरा दे सकते हैं। उसमें एक लिंक दिया गया है, आप जाएंगे वेबसाइट पे तो उस लिंक पे क्लिक करेंगे, अपनी राय लिख के दीजिए। मेरे चैनल पे भी आप बताइएगा कि हमने आपको जो चीजें बताई उसमें से आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं भी सेबी बहुत जगहों से डेटा इकट्ठा करेगा, तो हो सकता है यहाँ से भी वो डेटा ले। तो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, हमें भी बताइए कैसा लगा। प्लस आप सेबी की वेबसाइट पे जाइए और उस डॉक्यूमेंट पे लिंक दिया हुआ है, उसको खोल के उसमें अपनी राय जरूर दीजिए। क्योंकि नेक्स्ट 2-3 वीक्स में ये कंपाइलेशन होके उसके बाद ये फिर बनेगा कि नहीं बनेगा, इस पे विचार होगा। अभी अंत में दोबारा याद दिला दूं कि ये एक कंसल्टेशन पेपर है, अभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा सेबी करने की इच्छा रखती है। क्योंकि इससे पहले भी एक बार ये प्रस्ताव आया था, तब कुछ नहीं हुआ था। ये सेकंड टाइम आया है और ऑलमोस्ट सेम प्रपोजल है जो पिछली बार थे। तो इससे ऐसा लगता है कि सेबी इस बार इसको कानून बना ही देगी। तो आप लोग अपनी राय इसमें जरूर दीजिए, क्योंकि पैसा आपका है तो आपकी राय भी महत्वपूर्ण होती है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छा लगा होगा। जो लोग चैनल पहली बार देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग बार बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार हमारे फैमिली मेंबर बन रहे हैं, वो लोग इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो कर ही रखा हो, नहीं किया हो, भूल गए हो तो दोबारा से कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और राय अपनी जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।